नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। उन्होंने कहा कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी अपराधी किसी जगह में छिपे हुए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सड़कें वीरान और दुकानें बंद रहीं, लेकिन वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले भी किए गए। बंगाल बंद के दौरान पुलिस के भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले भी देखने को मिले। हालात इस कदर हिंसक हो गए कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। टीएमसी के कथित गुंडों ने बम गोलियों का प्रयोग किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सदस्य दीप्ति रूप मंडल, युवा मोर्चा के महासचिव अभिक मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर घायलों का वीडियो और फोटो शेयर कर लिखा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और ममता की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें भाजपा सदस्य दीप्ति रूप मंडल, युवा मोर्चा के महासचिव अभिक मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। बंगाल बंद के दौरान पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर पार्टी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, जितने लोगों को हिरासत में लेंगे उतने ही और लोग आएंगे। ये जनता का आक्रोश है, जनता सड़कों पर आई है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जिसे लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला और कोलकाता रेप केस में ममता सरकार के रवैये को न्याय का मजाक और संविधान की मूल भावना पर आघात करार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर ममता सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता सरकार चुनाव करवाने की बात कहती है, लेकिन ये चुनाव का नहीं बल्कि न्याय का वक्त है। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान भाटपाड़ा में हुई फायरिंग को लेकर साजिश का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बंगाल को उनकी जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा में कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। अब ममता के इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांता मजूमदार ने पत्र में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है। सुकांता मजूमदार ने कहा है कि ये नेतृत्व नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना है। ममता को हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए तुरंत सीएम पद छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में सुकांता मजूमदार ने कहा है कि टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने लोगों को उकसाया है। सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों के हितों की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई की आशा करता हूं।
पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में भाजपा को कलकत्ता हाईकोर्ट से धरने की अनुमति मिल गई है। सवालों में घिरी ममता बनर्जी ने एक और दांव चलते हुए कहा है कि अगले सप्ताह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित कर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो राजभवन के बाहर धरना देंगे। वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने विरोध मार्च निकाला। कोलकाता के श्याम बाजार से धर्मतला तक मार्च किया गया। इस मार्च में बलात्कार हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के लिए न्याय मांगा गया। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अनुशासनात्मक समिति ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। गोरखपुर में कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ किन्नर समुदाय ने सड़क पर प्रदर्शन किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी के नेतृत्व में किन्नर समाज के साथ अन्य लोगों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात की है। इस बाबत स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टरों के कार्यस्थल पर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अलग अलग राज्यों में कुल 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दी है और इसके जरिए करीब 28,603 करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने में निजी क्षेत्र का निवेश मिला लें तो करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन कॉरिडोर में होगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी और करीब 10 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। करीब 6,456 करोड़ की लागत से ये 3 प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों को कवर करेंगे। इससे इन जिलों की लाखों आबादी को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो की सुविधा का फैसला लिया है। इसके लिए 730 नए चैनलों के लिए नीलामी की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर पूर्व में हाइड्रो प्रोजेक्ट में इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना और वित्तीय सुरक्षा के लिए एफपीओ को क्रेडिट गारंटी कवरेज बढ़ाना शामिल है। कैबिनेट की बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं के फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट की मंजूरी में से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पूरे क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए उठाए गए कदम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कृषि अवसंरचना निधि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार पर कैबिनेट का निर्णय कृषि और किसान कल्याण से जुड़े महत्व का एक और उदाहरण है। ये निर्णय किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा और स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 234 शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने के कैबिनेट के फैसले से विविध और स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 3 नई रेलवे संबंधी परियोजनाओं से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा। इन लाभों में माल की निर्बाध ढुलाई और यात्रियों के लिए आसान यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक नोड शहर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने के अलावा विकास को बढ़ावा मिलेगा और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए पैकेज को स्वीकृति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये पैकेज 7 वर्ष के लिए है और इसमें अधिकतम 750 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ओडिशा के लिए रेलवे की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने पर कालाहांडी से भाजपा सांसद मालविका देवी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर जल संसाधन सर्वेक्षण के संचालन और स्रोत स्थिरता पर भी जोर दिया। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में देश का डिजिटल कैपिटल हो, वहां डिजिटल ऑक्शन क्यों नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सभी को विकास की वरीयता दे रहे हैं और यही कारण है कि जो लोग कभी भाजपा के वोटर नहीं थे, अब वो भी पुनर्विचार करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बन भी गई तो भी वो केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं कर पाएंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि इस बजट में ELI योजना के द्वारा देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग सुशासन के एक हिस्से के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक के खतरे पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में बेसमेंट के 4 मालिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है और इससे पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है। बिहार कैडेट के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का डीजी नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को BSF का डीजी नियुक्त किया गया है। वॉइस एडमिरल राजेश धनखड़ प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए। उन्होंने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कारवार नौसेना बेस पर वर्तमान में यह सबसे बड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा के अनुमान के साथ ही अगले 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। शेयर बाजार में आज लगातार 8वें दिन बढ़त देखने को मिली है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। दिन भर जारी उठापटक के बाद दिन के अंत में सेंसेक्स 73 अंकों की बढ़त के साथ 81,785 अंक पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन निफ्टी मामूली तेजी वहां पर दर्ज की गई और निफ्टी 34 अंक उछलकर 25,052 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद देश के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 74,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। आयातकों की मजबूत डॉलर मांग के बीच कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.96 पर बंद हुआ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है। मर्जर की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सहयोगी इकाइयों की संयुक्त मीडिया कंपनी में 63.16% हिस्सेदारी होगी, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास कुल 36.84% हिस्सेदारी होगी। इस विलय के बाद गठित होने वाली मीडिया कंपनी के पास 2 स्ट्रीमिंग सेवाएं और 120 टेलीविजन चैनल होंगे। साथ ही ये देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी होगी। राणा शुगर्स के प्रमोटर्स के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा एक्शन लिया है। फंड्स में हेराफेरी के आरोपों के बाद सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स को शेयर मार्केट से 2 साल के लिए बैन कर दिया। सेबी ने निवेशकों को ऐसी छोटी एवं मझौली कंपनियों के शेयरों में अपना पैसा लगाने के खिलाफ आगाह किया है, जो अपने परिचालन की झूठी तस्वीर पेश करके शेयर मूल्य में हेरफेर करती है। अदानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के गुना में 20 लाख टन क्षमता की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी 197 कम्युनिकेशन को अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई और रुपए को सही मायने में वैश्विक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान ये बातें कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी, एनएसई और बीएसई पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक व्यक्ति की डीमैट खातों को गलत तरीके से फ्रीज करने के आरोप में कोर्ट ने इन संस्थानों के खिलाफ फैसला सुनाया है। जोमैटो ने फिनटेक कंपनी पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस पेटीएम इनसाइडर का अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। दोनों कंपनियों ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पिछले हफ्ते आई टाइफून एम्पल के बाद अब जापान में शान तूफान की आहट ने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। तूफान के खतरे को देखते हुए जापान सरकार ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में अपने 10 महीने से चल रहे भीषण संघर्ष के साथ साथ एक नया अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमले की चपेट में आने से रूस के रोस्तोव क्षेत्र के एक तेल डिपो में भयानक आग लग गई। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। रूस के स्थानीय प्रशासन ने तेल डिपो पर किए गए हमले की पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रूसी प्रणालियों ने यूक्रेन की ओर दागे गए 4 अन्य ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के एक गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस की ओर से जारी एक वीडियो में रूस सैनिक गांव में एक लैंप पोस्ट पर रूसी झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेमलिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की बात कही थी। क्रेमलिन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेगा। मलेशिया के नागरिक उड्डयन नियामक ने तकनीकी मुद्दों की जांच के बाद मलेशिया एयरलाइंस के एयर ऑपरेटर प्रमाण पत्र की अवधि को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के क्रम में बर्लिन पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सैन्य सम्मान दिया गया। जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर द्विपक्षीय संबंध, सैन्य सहयोग, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे।
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपनी रियाद यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य वृद्धि पर चर्चा की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनरल साहब, इंडिया अपनी आर्मी भेजे, इससे पहले हमें अपनी फौज भेजकर जूनागढ़ पर कब्जा कर लेना है। नवाब साहब को समझाने की एक आखिरी कोशिश करो। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या चूड़ियां पहनकर बैठे रहे हम? तो हिंदू मेजॉरिटी वाला इस स्टेट को आप एक मुसलमान नेशन का हिस्सा कैसे बना सकता है? जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने देंगे तो बाकी रियासतें भी यही चाहेंगी ना। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेल आज से शुरू हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वज वाहक होंगे। पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए पेरिस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेरिस में हो रहे 17वें पैरालंपिक खेलों में दुनिया भर के 4000 से अधिक पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स का कहना है कि पेरिस पैरालंपिक एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। पेरिस ओलंपिक की तरह पेरिस पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह भी स्टेडियम के बाहर शॉन्स एलिजे में आयोजित किया जाएगा। मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर जोआओ कैंसेलो अब सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल में शामिल हो गए हैं। कैंसेलो 2019 में यूवेंटस से सिटी में आए थे। बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड के फॉरवर्ड हैरी केन को यूरोपियन गोल्डन शू ट्रॉफी दी गई है। यह पुरस्कार यूरोपियन फुटबॉल सीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पिछले हफ्ते फुटबॉल मैच के दौरान पिच पर बेहोश होने वाले उरुग्वे के फुटबॉलर हुआन इज़क्विएडो
का निधन हो गया है। कोपा लिबर्टाडोर्स के एक मैच में वे अनियमित हार्टबीट के चलते बेहोश हो गए थे। क्रोएशिया के फुटबॉलर मारियो बोस्कोविच पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 4 साल का बैन लगा दिया है। मारियो नवंबर 2022 में ब्लड बूस्टर ईपीएफओ के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। बार्सिलोना ने ला लीगा में अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखते हुए रायो वैलेकानो को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ बार्सिलोना 3 जीत के साथ लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। बार्सिलोना ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। बार्सा के लिए पेड्री और जानी अल्मो ने गोल किए हैं। अल्मो ने बार्सिलोना के लिए डेब्यू करते हुए विजय गोल किया। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिनर ने पहले दौर में अमेरिका के मैकडोनल्ड को हराया। पुरुष एकल में ही रूस के डेनिल मेदवेदेव को भी पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए 4 सेट का संघर्ष करना पड़ा। मेदवेदेव ने सर्बिया के लाजोविच को शिकस्त दी। पुरुष एकल में 11वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास की हार के रूप में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। सित्सिपास को ऑस्ट्रेलिया के कोकिनाकिस ने हराया है। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा श्वांतेक ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। श्वांतेक ने राखिनोवा के सीधे सेट में हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में जीत के साथ वापसी की है। ओसाका ने येलेना ओस्टापेंको को हराने में सफलता पाई। एरिना रायबाकिना भी आसान जीत के साथ पहले दौर के बाधा को पार करने में सफल रही हैं। रायबाकिना ने डेस्टिनी एवा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपनी आगामी फिल्म पुष्पा 2 का एक नया पोस्टर साझा किया है। नए पोस्टर सामने आने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अन्य अभिनेताओं ने के उलट आर माधवन ने हाल ही में एक बड़ी पान मसाला कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विज्ञापन के एवज में कंपनी की ओर से माधवन को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे। नमिता रॉय निर्देशित बंगाली फिल्म बहुरूपी का प्री टीजर रिलीज जारी हो गया है और दुर्गा पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सूरज वेंचारामुडू स्टारर मलयालम फिल्म मोरा का टीजर जारी हो गया है। जाने माने निर्देशक मोहम्मद मुस्तफा ने फिल्म मोरा की निर्देशन की है। हॉरर फिल्म वेडिंग स्टोरी का नया गाना अर्जी रिलीज हो गया है। मुक्ति मोहन और मोनिका चौधरी स्टारर ये फिल्म 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।